हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ, यानी हमारे भारत में तुर्कों का आक्रमण किस तरीके से हुआ, तुर्कों ने किस तरीके से भारत पर आक्रमण किया। और पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया था कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, अरब का आक्रमण कैसे हुआ। आज मैं तुर्कों के आक्रमण के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुर्कों का आक्रमण किस तरीके से हमारे भारत में हुआ। तो पहला है सुबुत्तगीन, ठीक है। सुबुत्तगीन जो थे ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। यानी सुबुत्तगीन कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत पर पहला आक्रमण करने वाला शासक कौन था, तो वो था तुर्क शासक कौन था, तो वो था सुबुत्तगीन, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो महमूद गजनवी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन थे। तो महमूद गजनवी जो थे इनको जो है सुल्तान यामीन उद्दौला और अमीनुल मिल्लाह, ठीक है, अमीनुल मिल्लाह की उपाधि धारण हुई थी। तो ये महमूद गजनवी जो है इनका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। और महमूद गजनवी जो थे ये सुबुत्तगीन के पुत्र थे, ठीक है। महमूद गजनवी कौन था? सुबुत्तगीन का पुत्र था। और सुबुत्तगीन कौन था? ये पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसी का पुत्र कौन है? महमूद गजनवी है, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ है। और इसको सुल्तान यामीन उद्दौला और अमीरुल मिल्लाह की उपाधि धारण हुई थी, ठीक है। फिर 998 ईस्वी में सुबुत्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। कहाँ का शासक बना था? गजनी का शासक बना था, क्योंकि गजनी में ही हमारे जो है सुबुत्तगीन वहाँ पर शासन करते थे, ठीक है। तो 998 ईस्वी में सुबुत्तगीन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कौन? महमूद गजनवी क्या बना? गजनी का शासक बना। तो इस तरीके से यहाँ पर तुर्कों का शासन हुआ। अब महमूद गजनवी ने क्या क्या किया, चलिए देखते हैं। जो महमूद गजनवी था इसका कोई उद्देश्य नहीं था, इसका सिर्फ इतना ही उद्देश्य था, ये भारत को सिर्फ लूटना चाहता था, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। यानी 17 बार उसने क्या किया है? आक्रमण किया है, अटैक किया है, ठीक है। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य बस इतना ही था, वो कुछ नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ और सिर्फ भारत की संपत्ति को लूटना चाहता था, ठीक है। महमूद ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किए और तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्गों और किलों को जीता, ठीक है। चलिए तत्पश्चात यानी इसके बाद क्या हुआ? 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। यानी जो हिंदू शाही शासक जयपाल जो थे उनको पेशावर के निकट क्या किया? उनको हरा दिया, ठीक है। चलिए अब महमूद गजनवी के 17 आक्रमण कौन कौन से थे, चलिए ये देख लेते हैं। उसने 17 जगह पर कहाँ कहाँ आक्रमण किया। पहला आक्रमण उसने किया था पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र में। दूसरा पेशावर में किया था, जिसको अभी आपने पढ़ा कि उसने जयपाल को क्या किया था? पराजित किया था, जो एक हिंदू शाही शासक थे, ठीक है। फिर क्या है? भटिंडा में किया था, उसके बाद मुल्तान में किया था, उसके बाद फिर चौथी बार इसने 2 बार मुल्तान में आक्रमण किया। फिर वैहिद यानी पेशावर का इन्होंने आक्रमण किया। नारायणपुर के यानी जिसे अलवर बोलते हैं वहाँ पर इसने आक्रमण किया। फिर से इसने 1 बार मुल्तान में आक्रमण किया, यानी 3 बार किया, ठीक है। फिर इसने थानेश्वर में किया, उसके बाद नंदन में किया, फिर कश्मीर पर आक्रमण किया, फिर मथुरा व कन्नौज पर आक्रमण किया, उसके बाद कालिंजर पर आक्रमण किया, फिर इसने कश्मीर पर भी आक्रमण किया, उसके बाद ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया, फिर सिंध के जाट पर आक्रमण किया। तो इसने इस तरीके से 17 आक्रमण किए। किसने? महमूद गजनवी ने। किस तरीके से? इस तरीके से इन्होंने 17 आक्रमण किए। और ये आक्रमण अगर आपसे नाम पूछ लिया जाएगा तो इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, तो आपका उत्तर होगा महमूद गजनवी ने, ठीक है। कौन सा आक्रमण किया था? 16वां आक्रमण किया था, ठीक है। या इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि नारायणपुर में किसने आक्रमण किया, तो आप कहोगे महमूद गजनवी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैहिंद की पहली लड़ाई जो थी
वो महमूद गजनवी और जयपाल यानी गजनवी की विजय इसने प्राप्त की, महमूद गजनवी और जयपाल के बीच हुई थी, जिसने इसने क्या की थी, विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, आगे है प्रमुख इतिहासकार, यानी महमूद गजनवी के प्रमुख इतिहासकार कौन कौन से थे। तो इसके इतिहासकार में क्या था, अलबरूनी जी आए थे। आपने अलबरूनी के बारे में सुना होगा, मैंने आपको बताया भी है, जिन्होंने किताबुल हिंद की पुस्तक लिखी थी, किताबुल हिंद नामक। ठीक है, तो अलबरूनी जो है ये फारसी भाषा के लेखक थे। किस भाषा के लेखक थे, बहुत पूछा अलबरूनी के बारे में, टेट, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में बहुत पूछा जाता है। तो अलबरूनी कौन था, अलबरूनी फारसी भाषा का एक लेखक था। ठीक है, तो अलबरूनी कौन थे, फारसी भाषा के एक लेखक थे, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। किसके साथ भारत आए थे, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है किताबुल हिंद, यानी जिसे तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इस किताब की रचना की, किसकी, किताबुल हिंद, या फिर हम कह सकते हैं तहकीक हिंद नामक पुस्तक की क्या की, इन्होंने रचना की। ठीक है, फिरदौसी, अब फिरदौसी कौन थे, ये फारसी कवि थे, ये भी महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे। इन्होंने शाहनामा महाकाव्य, यहाँ पर होगा, ठीक है, शाहनामा महाकाव्य की रचना की। फिर आते हैं उत्बी, उत्बी जो थे इन्होंने किताबुल यामिनी की रचना की। फिर आते हैं वैहाकी, वैहाकी ने तारीख़े सुबुत्तगीन की रचना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब मोहम्मद गौरी के बारे में सीखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जो ये तुर्की आक्रमण था, इस तुर्की जो था मोहम्मद गौरी, इसने भारत पर कैसे आक्रमण किया। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा जो ये महमूद गजनवी है, ये कौन था, ये सुबुत्तगीन, यानी जो हमारे भारत का पहला आक्रमण, जो जिसने हमारे तुर्की शासक का पहला भारत पर जो आक्रमण किया था सुबुत्तगीन ने, ये एक तुर्की शासक था, इसका ही ये बेटा था, कौन, महमूद गजनवी। ठीक है, इसने आकर के क्या किया, इसने, इसका कोई मकसद नहीं था, इसका सिर्फ इतना मकसद था कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटना चाहता था, इसलिए इसने 17 जगहों पर आक्रमण किया और भारत को लूटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इनके शासनकाल में कौन कौन आया, अलबरूनी आए, फिरदौसी आए, ठीक है, इसके साथ साथ उत्बी आए, वैहाकी आए, और इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, ये आपका बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अलबरूनी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, तो भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। ठीक है, जिसे अधिकतर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अथवा गुर वंश का मोहम्मद कहते थे। ठीक है, अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद, यानी जो अफगानिस्तान में गजनी वंश चल रहा था, जिसमें महमूद गजनवी शासनकाल कर रहा था, उसके बाद गौरी कबीले की स्थिति मजबूत हुई। ठीक है, यानी महमूद जो गौरी था उसके कबीले की स्थिति क्या हो गई, मजबूत हुई। ठीक है, इस कबीले का शासक मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी शशवानी वंश का शासक था, यानी कि जिस वंश में वो शासक कर रहा था उसका नाम था शशवानी। मुस्लिम राज की स्थापना करना ही मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था। इसका ये उद्देश्य नहीं था भारत को लूटना, इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था भारत पर क्या करना, आक्रमण करना। क्यों, मुस्लिम शासन चलाने के लिए। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। ठीक है, कहाँ पर इसने किया था, मुल्तान पर किया था, और मुल्तान पर हमारे महमूद गजनवी ने भी किया था। ठीक है, उस समय राजा दाऊद मुल्तान का शासक था, यानी जिस समय इसने मुल्तान पर क्या किया, आक्रमण किया, तो उस समय मुल्तान का जो शासक था वो था राजा दाऊद। ठीक है, गौरी ने उसे पराजित किया, यानी उसको हरा दिया। फिर 1178 ईस्वी के गुजरात आक्रमण में गुजरात के शासक भीम टू ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। यानी ये जो मोहम्मद गौरी है, इसको किसने पराजित किया था, भीम सेकंड ने या भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पूरी तरह पराजित, पूरी तरीके से हरा दिया था। भीम द्वितीय ने बघेला वंश के ये जो भीम द्वितीय थे, ये बघेला वंश के शासक थे, जिनकी जो बघेला वंश की जो राजधानी है, यानी बघेला की जो राजधानी थी उस समय अनहिलवाड़ा थी। ठीक है, तो इस तरीके से आक्रमण किए गए। अब देखते हैं जो मोहम्मद गौरी हैं,
ये इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना आक्रमण किया और किसके साथ किया। तो पहला जो इनका आक्रमण था वो था यानी तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये बहुत पूछा जाता है तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुए। और ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मध्य होगा। ठीक है, तृतीय के मध्य हुआ था और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर विजय उनको प्राप्त हुई। ठीक है, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 ईस्वी में हुआ। पहला 91 में हुआ था, फिर एक साल बाद हुआ 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय चौहान के मध्य फिर से हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक है, पहले जब हुआ तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और बाद में जब हुआ दूसरी बार हुआ तो इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक है, चलिए, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी इसने मुस्लिम साम्राज्य की बहुत ज़्यादा विस्तार और बहुत ज़्यादा फैलाव किया। ठीक है, अब चंदावर का युद्ध आता है, यानी हमने क्या पढ़ा, तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ा जो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, मोहम्मद गौरी। और हमने पढ़ा तराइन का द्वितीय युद्ध, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, अब चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी, यहाँ पर गौरी होगा, ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, तो तब भी इसमें मोहम्मद गौरी की ही विजय होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चंदावर का युद्ध जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच युद्ध हुआ और इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त हुई। मोहम्मद गौरी भारत में गोमल दर्रे को पार करके आया था। फिर क्या हुआ, कन्नौज विजय के पश्चात जब कन्नौज में जब मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की तो उसके बाद मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है तथा मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन साम अंकित था। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत हानि पहुंचाई थी। मोहम्मद गौरी ने इंद्रप्रस्थ नगर में सैन्य टुकड़ी की एक शिविर डालकर भारत में जीते हुए क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी चला गया। फिर 1206 ईस्वी में खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। ठीक है, मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी, 1206 ईस्वी में खोखरों ने की थी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा भारत पर तुर्कियों ने आक्रमण किया, यानी भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण को किसने किसने दिया, अभी आपने पढ़ा कि महमूद गजनबी आए और उसके बाद हमारे मोहम्मद गौरी आए। ठीक है, अब तुर्की आक्रमण के जो हमारे भारत पर जो तुर्कियों ने जो आक्रमण किया था उस पर हमारे भारत पर क्या उसका प्रभाव पड़ा, तो चलिए देखते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण करने पर हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो तुर्कों के आक्रमण से क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में एक बार पढ़ते हैं। तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। जब तुर्की लोग भारत आए तो वहाँ पर क्या हुआ, मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। फिर भारत में सामंतवाद का ह्रास होने लगा, यानी सामंतवाद जो था उसकी हानियाँ होने लगी और शक्ति का केंद्र राजा बन गया। ठीक है, संसार के काफ़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ा। कुछ यहाँ पर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हुई थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराइयाँ ही हुई थी। तो संसार में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, काफ़ी देशों में क्या हुआ था, व्यापार भी बढ़ा था। ठीक है, इसके साथ साथ मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था, अतः राजपूतों के बाद समाज में भेदभाव में कमी आई। ठीक है, यानी कि जो मुस्लिम समाज में पहले भेदभाव नहीं था, जब राजपूतों का उदय होने लगा तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर भेदभाव शुरू होने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में चरखा ईरान से भारत आया और कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, स्थापत्य कला में परिवर्तन आने लगे और दिल्ली के सल्तनत की स्थापना से शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से जब तुर्की हमारे भारत में आए तो इस तरीके से काफ़ी सारी अच्छाइयाँ भी हुई, काफ़ी सारी बुराइयाँ भी हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे तुर्कों का भारत में आक्रमण हुआ। तो कैसी लगी वीडियो, और आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाने की और आई होप आपको समझ में आई होगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कह रहे हैं मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दीजिए। देखिए,
मुझे जहाँ पर लगता है कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराना चाहिए, मैं वहाँ पर करा देती हूँ, ठीक है। जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है और मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो चैप्टर आया है तो उसको मैं नहीं पढ़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़े होगे, चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो फिर आप कैसे चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे करा दूँगी, ठीक है। वो तो एक वो वाली बात हो गई ना, रट्टा मारने वाली बात हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट लो, हो गया काम, ठीक है। नहीं, चीज़ों को समझिए। देखिए, चीज़ों को समझने से क्या होगा, ये आपके आगे काम आएगा। यूपी टेट और सीटेट में आपको बहुत आसानी होगी। आपको ऐसा लगेगा पढ़ा है सब चीज़, फिर आपको सिर्फ रिविज़न करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए सिलेबस को भी धीरे धीरे कंप्लीट होने दीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके जहाँ पर मुझे लगेगा कि जो भी मैं, देखिए मैं साथ ही साथ सब देखती चलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपके कहने पे पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ कि जहाँ पर ये जो मैंने चीज़ें पढ़ा दी हैं वहीं से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, वहीं से क्वेश्चन बने तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाके आपके सामने रख देती हूँ कि आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि हाँ, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। और जब मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगता है कि ये इस चैप्टर से आया हुआ है और ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो वो क्वेश्चन, वो पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं नहीं कराती हूँ, ठीक है। तो परेशान मत होइए, अभी तो आपका रिजल्ट भी नहीं आया है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, आपकी क्लासेस आपकी जो होंगी वो पर डे आपकी 2 क्लासेस होने लगेगी। अभी एक चल रही क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। फिर आपकी पर डे आपकी 2 क्लासेस होने लगेंगी। आप परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आपको टाइम पर मिल जाएंगी। जैसे पिछली बार आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिली थी, वैसे ही आपको यहाँ पर भी सारी चीज़ें आपको टाइमली मिल जाएंगी, ठीक है। आप परेशान मत होइए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।